पहली बार हमारे भारत की संपत्ति भारत के पास वापस आने वाली है, किसी बोर्ड के पास रहने वाली नहीं है। अब कोई व्यक्ति खड़ा होकर नहीं कह सकता ये कनॉट प्लेस मेरे पिताजी की जागीर है, ये भारत सरकार की है, भारत सरकार के पास वापस आए। वो भारत की संपत्ति जो हमारे देश की संपत्ति है वो आपने किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड को दे रखी है। यह है कांग्रेस पार्टी का गहरा षड्यंत्र जो कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के कंधे पे रखकर, क्योंकि उनके नजदीकी तो हमेशा मुसलमान रहे ना, ऐसे वो वाले जो देश को खोखला करने वाले मुसलमान, उन 4-5 मुसलमानों को मिला के इन लोगों ने एक वक्फ बोर्ड का गठन किया। ओवैसी और कांग्रेस पार्टी और अखिलेश भैया ये सब मिलके आप सबकी सिर्फ वोट बैंक की खातिर ये सब कर रहे हैं। जागरूक होइए, वरना ये आपकी वोट लेके सत्ता की मलाई चाटते रहेंगे और आपके हाथ आएगी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कहेगी आप दलितों से भी पिछड़े हुए हो। मुसलमानों को शर्म नहीं आती? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो कांग्रेस पार्टी के टाइम में ही आई ना, उसके बाद भी अपलिफ्ट किया क्या? 2014 के बाद मुस्लिम IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है। तरक्की नहीं देखोगे अपनी। मैं जमीयत उलेमा हिंद को चेतावनी दे रही हूँ, बाहर सड़क पे आने की कोशिश भी मत कर लेना, मुश्कें कस दी जाएंगी तुम सबकी और ऐसी हालत की जाएगी कि याद करोगे जिंदगी भर। अब ये वो वाली सरकार और वो वाले मुसलमान नहीं है जो तुम्हारे पीछे लग्गू बन के जहाँ तुम बुलाते थे भीड़ इकट्ठा की, मुसलमानों की टोपी लगा कर आना। क्यों? कांग्रेस पार्टी को दिखाना कितना मुसलमान आया, ताकि हमें राज्यसभा मिल सके, ताकि हम मोटी malaइयाँ खा सकें। द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने देखा कि लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड बिल पेश किया गया, तो उसके बाद जो आपत्तियां देखी गई, पूरे विपक्ष ने पुरजोर उस बिल का विरोध किया और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। वक्फ बोर्ड संशोधन पे ही ज़्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ में शबनम खान जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, समाज सेवा भी करती हैं, तो इनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जा रहे हैं क्या वो वाकई ज़रूरी है। मैम आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैम मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग जो बुद्धिजीवी मौलाना है वो कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। नहीं, कैसे है धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला? आपको क्या नमाज पढ़ने से मना किया गया है? क्या आपको जो धार्मिक जो भी चीज़ें आप करते हो उन पे रोक लगी है? ये आप भ्रम क्यों फैलाते हो? ये सारी भ्रम सारी विपक्षी पार्टियां और वो प्लस वो जो सो कॉल्ड वो सब भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मुसलमानों को भी बता देना चाहती हूँ, इसमें धर्म पे कोई पाबंदी नहीं लगी है। आप आज़ाद हैं, जब मर्जी नमाज पढ़ सकते हैं जो आपकी 5 टाइम की है। आपका जो भी धर्म कहता है आप उस चीज़ को अपने घर में कर सकते हैं। हाँ, संपत्ति, भारत की संपत्ति को, वो भारत की संपत्ति जो हमारे देश की संपत्ति है वो आपने किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड को दे रखी है। यह है कांग्रेस पार्टी का गहरा षड्यंत्र जो कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के कंधे पे रखकर, क्योंकि उनके नजदीकी तो हमेशा मुसलमान रहे ना, ऐसे वो वाले जो देश को खोखला करने वाले मुसलमान, उन 4-5 मुसलमानों को मिला के इन लोगों ने एक वक्फ बोर्ड का गठन किया और वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से इन्होंने भारत की सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को अधिकार दे दिया कि आप जिस पे भी उंगली रखोगे वो संपत्ति आपकी होगी। कब्रिस्तान तो आपसे कोई नहीं छीन रहा है, आप कब्रिस्तान में दफनाने जाते ही हैं, लेकिन अगर वो इंडिया गेट जो मुझे दिख रहा है, अगर वक्फ बोर्ड कहे ये मेरी संपत्ति है, हम तो इंडिया गेट हटाएंगे जी, हम यहाँ पे अपना कोई मस्जिद बनाएंगे, तो इंडिया गेट हटवा दोगे आप? कैसे भारतीय लोग हो आप जागरूक हो जाइए। ये गहरा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का रहा है जिसने समय के अनुसार कंधे पे बंदूक रख के, मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाई और भारत की सारी संपत्ति को अपने अंडर में कर लिया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। वाह वाह वाह, जय 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 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वो इसलिए क्योंकि ये निष्पक्षता के साथ कह रही हूँ, रत्ती भर किसी तरीके का इसमें कोई वो नहीं है, मैं एकदम निष्पक्ष होकर बोल रही हूँ। पहली बार हमारे भारत की संपत्ति भारत के पास वापस आने वाली है, किसी बोर्ड के पास रहने वाली नहीं है। अब कोई व्यक्ति खड़ा होकर नहीं कह सकता ये कनॉट प्लेस मेरे पिताजी की जागीर है, ये भारत सरकार की है, भारत सरकार के पास वापस आए। मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह काम करता है? भूमाफिया ही था वो, आप पता कर लीजिए। हर जगह जगह पर कब्जा करना। अच्छा चलो, मुसलमानों का हितैषी आप बताते हैं कि मुसलमानों क्या है वक्फ बोर्ड, मुसलमानों के लिए क्या करा है वक्फ बोर्ड ने आज तक? चलिए वो ही गिनवा दे। तो कह रहा है कि बहुत सारे अनाथालय चलते हैं, बहुत सारे शिक्षण संस्थान चलते हैं, कहाँ पर समाज के हित में काम करते हैं। कहाँ पर? जी नहीं, अगर किसी मुसलमान ने कोई यूनिवर्सिटी बना रखी है तो वो भारत सरकार की देन है। कोई वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कुछ नहीं बना हुआ है। वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्रिस्तान तक में कब्जे हुए हैं, कब्रिस्तान पे भी कब्जे कर करके उन्होंने मकान बना रखे हैं। आप देख लीजिए जाकर, इधर से
सांच को आँच किया है। जी। ये तो आप पर हम वैसे ही जानकारी ले सकते हैं। मैं बोल रही हूँ कि ये ओवैसी और कांग्रेस पार्टी और अखिलेश भैया ये सब मिलके आप सबकी सिर्फ वोट बैंक की खातिर ये सब कर रहे हैं। जागरूक होइए, वरना ये आपकी वोट लेके सत्ता की मलाई चाटते रहेंगे और आपके हाथ आएगी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कहेगी आप दलितों से भी पिछड़े हुए हो। मुसलमानों को शर्म नहीं आती? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो कांग्रेस पार्टी के टाइम में ही आई ना, उसके बाद भी अपलिफ्ट किया क्या? 2014 के बाद मुस्लिम IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है। तरक्की नहीं देखोगे अपनी, इस्लाम धर्म का नाम ले लेके ये लोग आपको ब्लैकमेल करते आ रहे हैं बरसों बरस। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से डरा के रखा, इन्होंने हमें बाबरी मस्जिद और मंदिर के चक्कर में फंसा के रखा। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने चुटकी बजाते हुए राम मंदिर ये लीजिए मिल गया हमें, मस्जिद भी है वहाँ पर, आप ये कभी मत भूलिए। मंदिर के पास मस्जिद की भी जगह मिली है। अपनी मस्जिद नहीं बनानी, राम मंदिर को नहीं मानेंगे, ये उकसाना है मुसलमानों को। तो मैं ओवैसी और कांग्रेस पार्टी को आपके माध्यम से सचेत कर दे रही हूँ कि खबरदार अगर मुसलमानों को भड़काना शुरू किया, आप तो छुप जाते हो अपने घरों में, एयर कंडीशन कमरों में, मरता आम मुसलमान, मरते आम मुसलमान लड़के। फोटो किनकी चिपकती है? अपराधी कौन बनता है? मुसलमान लड़के। बचाने आता है क्या कोई? तो मैं बोल रही हूँ मुसलमानों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। अंधे आंख बंद करके चश्मा लगा के किसी के पीछे चलते रहोगे तो फिर आपके साथ यही होने वाला है। जी इसमें मैम संशोधन होने से मुसलमानों की क्या भलाई है? मुसलमानों की ये भलाई है कि वो जो संपत्ति इन्होंने कब्जा रखी है उन संपत्तियों पे स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। जितनी विकास होगा उतनी नौकरियां भी मिलेंगी। और क्या नौकरी हिंदू मुसलमान देख के दी जाती है? क्या आवास विकास हिंदू मुसलमान देख के दिया गया? 500 रुपए लेने की लाइन में मुस्लिम बहनें बुर्का ओढ़ के नहीं लगी क्या? सब लेकर आई है ना। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने खाना बांटा, क्या हिंदू मुसलमान देख के बांटा? क्या रामपुर में आपने एक वोट नहीं करी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने 500 कुछ घर दिए कि नहीं दिए? तो मैं बोल रही हूँ वो तो आपसे वोट भी नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ वोट चाहते हैं। आप थोड़ी आंखें खोलो, देश की मुख्य धारा से जुड़ो, देश के साथ चलो। भारत की संपत्ति भारत के पास रहने दो। किसी एक पर्टिकुलर आदमी के हाथ में रहेगी तो ना आपकी है ना किसी और की है, ना आपका भला होने वाला उस प्रॉपर्टी से। लेकिन हाँ, भारत के भीतर घात करने वाले लोग हैं ये, जो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। कहना तो मुसलमानों को ये चाहिए था, वक्फ बोर्ड क्या होता है? भारत की संपत्ति, ये लीजिए प्रधानमंत्री जी, हम तो भारतीय हैं। वैसे तो कहेंगे हम भारत के हैं, हम भारत के मुसलमान हैं, हम भारत के अरे भारत के मुसलमान हो तो सीना चौड़ा करके भारत की संपत्ति लौटाओ भी तो, तब तो देखें तुम्हारी मर्दानगी कि हाँ भाई भारत के ही मुसलमान हो। फिर कोई पूछ लेगा कागज दिखाओ तो नाराज हो जाते हैं। मैम जमीयत उलेमा ए हिंद कह रहा है कि आंदोलन होगा, सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं। तो मैं जमीयत उलेमा ए हिंद को चेतावनी दे रही हूँ, बाहर सड़क पे आने की कोशिश भी मत कर लेना, मुश्कें कस दी जाएंगी तुम सबकी और ऐसी हालत की जाएगी कि याद करोगे जिंदगी भर। अब ये वो वाली सरकार और वो वाले मुसलमान नहीं है जो तुम्हारे पीछलग्गू बन के जहां तुम बुलाते थे भीड़ इकट्ठा की, मुसलमानों की टोपी लगा कर आना। क्यों? कांग्रेस पार्टी को दिखाना कितना मुसलमान आया, ताकि हमें राज्यसभा मिल सके, ताकि हम मोटी मलाइयाँ खा सकें। तो मैं बोल रही हूँ कि अब ऐसा चलेगा नहीं, एक व्यक्ति बाहर नहीं आएगा। और जमीयत उलेमा हिंद के मुल्ला जो भी हैं, अगर उनको बाहर आना है, अकेले खड़े होकर दिखाओ ना, जरा खड़े होकर दिखाओ बाहर। आओ, मैं हूं खड़ी सामने उनके, मैं शबनम खान उनके सामने दीवार बन के खड़ी हूं। मोदी जी तो बाद में टकराएंगे। भारत के खिलाफ कोई आंख उठाएगा या कोई ऐसी बात करेगा कि भारत की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दी जाए तो हम सब खड़े उनके सामने, पहले हमसे लड़ो, बाद में देखा जाएगा और किसी को। ऐसे संगठन जब युवाओं तक ये बात पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं पे एक प्रभाव पड़ता है और वो जोश में आते हैं। फिर वो आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं। अब्दुल्ला बुखारी हुआ करते थे पहले हमारे सो कॉल्ड कौमी रहबर, जो अब्दुल्ला बुखारी जामा मस्जिद के शाही इमाम कहलाते हैं, जबकि शाह रहे नहीं, बादशाह रहे नहीं, तो शाही इमाम को किस बात के? वो जुमे की नमाज में ऐसा बयान दिया करते थे कि कर्फ्यू लग जाया करता था, गोलियां चल जाती थी, मुसलमान लड़के मरकट जाया करते थे आपस में। आप समझ रहे हैं, इनका एजेंडा बड़ा खतरनाक है। मुसलमानों की पीठ पे रख के बंदूक चलवाती है कांग्रेस पार्टी, और वो बंदूक चलाते हैं वो सो कॉल्ड मुस्लिम नेता, चाहे वो अब्दुल्ला बुखारी रहे हों, चाहे वो अब अहमद बुखारी हों। अहमद बुखारी अपने होटलों में हुक्का बार चलवा रहे हैं, हुक्का बार चल रहा है उनके होटलों में, और दूसरा कोई हुक्का पी ले तो गुनाह हो गया। इस्लाम धर्म में तो भाई मना है, हराम है। दूसरे के लिए सब कुछ हराम, आपके लिए सब कुछ हलाल। तो अब ये जो एजेंडा था ना आपका, ये चलेगा नहीं। इस्लाम धर्म को जिसने ध्यान से पढ़ लिया वो समझ जाएगा कि नेकी के रास्ते पर चलना इस्लाम धर्म है। भारत में हमारे प्रॉफिट मोहम्मद
हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो ये कहते हैं कि जिस देश में रहते हो, जिस देश की रोटी खाते हो, उस देश को, कानून को मानो, उस देश के लिए अपनी जान लुटा दो। आप उनको भी नहीं मानते हो, यानी आप मुसलमान ही नहीं हो। मैं फतवा दे रही हूँ आपके माध्यम से उन सब लोगों को, तुम मुसलमान ही नहीं हो। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? कुछ लोग ऐसा भी तर्क पेश कर रहे हैं कि जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, ये ज़मीनें उनकी हैं, वो लोग दान में देकर चले गए थे। अच्छा जी, मुसलमान जो वहाँ चले गए थे, जी, बड़े तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो, भारत के हिंदू भाई जिन्होंने गर्व से सीने से लगा रखा है तुम्हें। तुम पीछे से कन्हैया की जाके गर्दन काट देते हो नाप लेते लेते, फिर भी हिंदू भाई आपके ऊपर शक नहीं करते, फिर भी आपको गले लगा के रखते हैं। कैसे मुसलमान हो भाई? 30% आप हो, 70% वो हैं। आप इतनी बुरी बुरी चीज़ें कर लेते हो, हिंदू बहनों को गालियाँ बक लेते हो, हिंदू धर्म को गालियाँ बक लेते हो, फिर भी आप कहते हो उन्होंने फिर भी आपको गले लगा रखा है। इतना तो छोड़ दो कि मन में थोड़ी गुंजाइश रह जाए। अगर मन में इतनी सी भी गुंजाइश नहीं रही तब क्या करोगे? तुम इनको छोड़ो, चंगू मंगू नेताओं को छोड़ो, चंगू मंगू छोड़ो, मुसलमानों अपनी दिशा तय करने के लिए भारत की मुख्य धारा में आओ। भारतीय हैं हम, भारतीय मुसलमान कहने से नहीं, मैं भारतीय हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ, बस इतना याद रखिए। जो भारत का हो गया फिर उसका सब कुछ खत्म हो गया, वो भारतमय हो गया। मैम, इसमें हमने जो पढ़ा है कि वो ये भी है कि इसमें महिलाओं को थोड़ा अधिकार मिलेगा, थोड़ी हिस्सेदारी, थोड़ी भागीदारी मिलेगी, तो क्या इससे मुस्लिम समाज की महिलाओं का विकास होगा? आपको पता है जो 3 तलाक में छोड़ दी जाती थी, क्या एक भी मुल्ला किसी लड़की बेटी को पूछने गया है? मैंने बहुत काम किया है उनके लिए। 3 बच्चे हैं, अभी 18 साल की हुई नहीं है और शादी कर दी है, अब वो पति तो ठंडी चाय दे दीजिए, तलाक दे दिया। सऊदी अरब में बैठा है, तलाक दे दिया। तो आप समझ रहे हैं उस बेटी के साथ कभी न्याय करने नहीं गए ये। उन बेटियों को काम के लिए भी कुछ सहयोग मिलेगा अब। और मैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखती हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी पिछली पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाना चाहते हैं। और बेटी में हिंदू मुस्लिम तो नहीं, लेकिन मुस्लिम बेटियों को 2014 के बाद ही पहचान मिली है, ऐसा मैं गर्व से कह सकती हूँ। जजेस भी बनी है कभी मुस्लिम बेटियों का कोई नाम भी लेता था क्या? इतने सारे लोग खड़े, पूछ लीजिएगा इनसे, क्या कभी सुना भी था कि मुसलमान बेटियां इस देश में रहती हैं या नहीं? आज पहली बार मुसलमान बेटियों पर चर्चा होती है। आज पहली बार मुसलमान बेटियां जज बन रही हैं, IAS IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, हर तरफ उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं और गर्व से उड़ने की तरफ देख रही हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे लिए भी कोई सरकार तो खड़ी है कम से कम। तो धन्यवाद करो ऐसी सरकार का। क्या उन चंगू मंगू के जंजाल में फंसकर सारा जीवन मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लिए घूम रहा है, मैं दलितों से भी पिछड़ा हूँ, मैं दलितों से भी पिछड़ा हूँ। क्या मिला आपको? इतनी तो आप अकल खोल कर समझ सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव की बौखलाहट और ये उनके हारने का भय है। जो ये हारे कहाँ हैं भाई? ये सब लोग पागल हो गए हैं क्या विपक्षी ने? वो तो मैं पूछ रही हूँ, सत्ता में कौन बैठा है? मोदी जी। तो फिर इनको कौन हारा हुआ कौन लग रहा है? देखिए, इनको जो सत्ता हाथ से निकल रही है ना बार बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, खड़े हैं सामने शेर की तरह अटल एकदम। इनकी हवा टाइट है। इनकी हवा इसलिए टाइट है कि जब तक ये रहेगा ना खाने देगा, खाता तो है ही नहीं। और वो जो सुबह ऑफिस जाते थे ना 11-12 बजे, वो अब जाते हैं 8 बजे। मैं बहुत सारे सरकारी अफसरों से भी जब बात करती हूँ, कहते हैं अरे मैम आपको नहीं पता, जब से मोदी सरकार आई है 9 बजे बिल्कुल अंगूठा लगा देना पड़ता है वहाँ पर जाके। पहले जाते थे शान से, गाड़ी में दूसरे लोग घूम रहे हैं, पूरे रिश्तेदारी घूम रही है। तो अब इतना बदलाव आया है और भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगी है। जैसे जैसे देश तरक्की करता जाएगा, विपक्षियों के पेट में दर्द होता जाएगा। समझिए, इनका एजेंडा है सिर्फ अपनी सत्ता रखना, जनता को गरीब और अशिक्षित रखना, ताकि उनके ऊपर राज कर सकें। राहुल गांधी की पार्टी भी इसके पुरजोर विरोध में है मैडम एकदम। तो राहुल गांधी जी का तो एजेंडा ही था ये। अच्छा। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का तो ये बनाया ही हुआ है वक्फ बोर्ड, मुसलमानों के कंधे पे रख के बनाया वक्फ बोर्ड और भारत की सारी संपत्ति को कर लिया अपने कब्जे में। अब नहीं चलेगा ये सब एजेंडा। भारत की संपत्ति भारत के पास रहेगी, भारत सरकार के पास रहेगी। क्या मैम आपको लगता है कि इस पे भी CA की तरह कोई प्रोटेस्ट हमें देश में देखने को मिल सकता है? इतनी हिम्मत नहीं है किसी की, ना इतनी हिम्मत करनी चाहिए किसी को। देश में कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, उसको सही से रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से मैं बोल रही हूँ ये।